रुपये गिर रहा है, लेकिन असल में गिर क्यों रहा है? 2026 में जब लोग न्यूज़ देखते हैं तो एक लाइन बार बार सुनने को मिलती है, इंडियन रुपी फिर से वीक हो गया। लेकिन असल सवाल ये है कि अगर कल 1 रुपये में कुछ मिलता था और वो आज भी 1 रुपये का है, तो फिर रुपये गिर कैसे रहा है? असल में रुपये की वैल्यू दूसरे करेंसीज, खासकर यूएस डॉलर के कंपैरिजन में देखी जाती है। मान लो पहले $1 खरीदने के लिए कम रुपए लगते थे और आज ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसका मतलब रुपये वीक हो चुका है। लेकिन आम आदमी को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत बड़ा, क्योंकि इंडिया दुनिया से बहुत सारी चीज़ें खरीदता है। क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और इनमें से बहुत सी चीज़ों की पेमेंट डॉलर में होती है, यानी रुपये वीक होगा उतना ही इंपोर्ट महंगा पड़ेगा, और जब इंपोर्ट्स महंगे होंगे तो धीरे धीरे पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट और कई डेली यूज़ प्रोडक्ट्स की कॉस्ट भी बढ़ने लगेगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट है, रुपये सिर्फ इंडिया की वजह से वीक नहीं होता। कभी कभी प्रॉब्लम इंडिया के बाहर शुरू होती है और फिर उसका इफ़ेक्ट दिल्ली, मुंबई और तुम्हारे घर के बजट तक पहुंच जाता है। आखिर कैसे एक वॉर, एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री या अमेरिका का डिसीजन इंडिया रुपये को हिला देता है? अब शुरू होता है पार्ट 2, डॉलर और ऑयल का गेम। रुपये की कहानी समझना है तो दो नाम याद रखो, यूएस डॉलर और क्रूड ऑयल। यही दोनों अक्सर रुपये की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। इंडिया दुनिया से सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। मतलब जो पेट्रोल तुम बाइक में डलवाते हो, जो डीजल ट्रक में यूज़ होता है, उसका रॉ मटेरियल यानी क्रूड ऑयल बहुत हद तक बाहर से आता है। और प्रॉब्लम ये है कि क्रूड ऑयल की पेमेंट डॉलर में होती है, यानी जब इंडिया ऑयल खरीदता है तो उसे पहले डॉलर खरीदना पड़ता है। अब सोचो, अगर ऑयल प्राइस बढ़ जाएंगे तो इंडिया को ज़्यादा डॉलर चाहिए होंगे, और जब लाखों करोड़ डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर स्ट्रांग और रुपये वीक होने लगता है। लेकिन सिर्फ ऑयल की प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी दुनिया में टेंशन भी बढ़ जाती है। वॉर, जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टनिटी। ऐसे टाइम पर इन्वेस्टर्स एक करेंसी को सबसे सेफ मानते हैं, यूएस डॉलर। फिर दुनिया भर के इन्वेस्टर्स डॉलर खरीदने लगते हैं। रिजल्ट, डॉलर और स्ट्रांग हो जाता है और रुपये वीक हो जाता है। यानी कभी कभी तुम्हारा पेट्रोल बिल सिर्फ इंडिया की पॉलिसी से नहीं, बल्कि हज़ारों किलोमीटर दूर हो रही ग्लोबल इवेंट से भी डिसाइड होता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एक और फैक्टर है जो रुपये को ज़्यादा प्रेशर में डाल सकता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स। जब ये लोग इंडिया से पैसे निकालना शुरू करते हैं तो मार्केट में क्या होता है? अब शुरू होता है पार्ट 3। अब तक हमने डॉलर और ऑयल का गेम समझा है, लेकिन रुपये को वीक करने वाला एक और पावरफुल फैक्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये वो बड़ा ग्लोबल फंड होते हैं जो इंडिया के स्टॉक मार्केट और बॉन्ड्स में पैसे लगाते हैं। जब इंडिया की ग्रोथ स्ट्रांग लगती है तो ये लोग करोड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब उन्हें लगता है कि अमेरिका में बेटर रिटर्न्स मिलेंगे या ग्लोबल रिस्क बढ़ रहा है, तो वो अपने पैसे निकालना शुरू कर देते हैं। और यहीं रुपये पर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि जब इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसे निकालते हैं तो पहले वो अपने रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। जितना ज़्यादा इन्वेस्टर्स पैसे निकालेंगे, उतनी ज़्यादा डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, और जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपये वीक होने लगता है। अब आता है ट्रेड डिफिसिटी। ये टर्म न्यूज़ में बहुत सुनने को मिलता है। अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो इंडिया जो चीज़ें दुनिया को बेचता है, एक्सपोर्ट्स करता है, और इंडिया जो चीज़ें दुनिया से खरीदता है, यानी इंपोर्ट करता है, इन दोनों का डिफरेंस ही ट्रेड डिफिसिटी कहलाता है। अगर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा होंगे तो इंडिया को बाहर पेमेंट करने के लिए और डॉलर चाहिए होंगे, और इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, यानी हर साल बहुत बड़े अमाउंट में डॉलर बाहर जाता है। इसी वजह से इकोनॉमिस्ट कहते हैं ट्रेड डिफिसिटी रुपये पर लॉन्ग टर्म प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन आप सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या रुपये का गिरना हमेशा बुरी खबर होती है? क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो रुपये वीक होने पर फ़ायदा कमाती हैं, और इसी पॉइंट पर कहानी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। अब शुरू होता है पार्ट 4। जब न्यूज़ में खबर आती है कि रुपये रिकॉर्ड लो पर पहुंच चुका है, तो अक्सर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ बुरी खबर है। लेकिन इकोनॉमी
में हर चीज ब्लैक और वाइट नहीं होती। कभी कभी जिस चीज से एक सेक्टर को नुकसान होता है उसी से दूसरे सेक्टर को फायदा भी होता है। रुपी वीक होने के नुकसान। सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है इंपोर्ट्स पर। इंडिया को ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी डॉलर में खरीदनी पड़ती है। यहीं अगर डॉलर महंगा और रुपी वीक हो गया तो वही सामान खरीदने के लिए इंडिया को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसका इफेक्ट आम आदमी तक पहुंचता है। पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकती है, फूड प्राइस पर प्रेशर आ सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और इन्फ्लेशन का मतलब सैलरी वही लेकिन खर्चा ज़्यादा। रुपी वीक होने के फ़ायदे। अब आता है सरप्राइजिंग पार्ट। मान लो एक कंपनी अमेरिका को सॉफ्टवेयर बेचती है, उसे पेमेंट डॉलर में रिसीव होता है। जब वो डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करेगा तो उसे पहले से ज़्यादा रुपये मिलेंगे। इसलिए आईटी कंपनीज, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, फार्मा एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कभी कभी वीक रुपी से बेनिफिट ले सकते हैं। इसी वजह से इकोनॉमिस्ट कहते हैं वीक रुपी हर किसी के लिए इक्वल बैड नहीं होता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर रुपी इतना इम्पोर्टेंट है तो आरबीआई और गवर्नमेंट इसे गिरने से रोक क्यों नहीं देते? क्या आरबीआई के पास कोई सीक्रेट वेपन है? क्या रुपी को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है? अब शुरू होता है फाइनल पार्ट। अब तक हमने देखा ऑयल प्राइस, डॉलर स्ट्रेंथ, फॉरेन इन्वेस्टर्स और ट्रेड डिफिसिटी, ये सब मिलकर रुपी पर प्रेशर डालते हैं। लेकिन फिर सवाल आता है, जब रुपी गिर रहा होता है तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई का सबसे बड़ा हथियार ये है कि आरबीआई के पास बिलियंस ऑफ डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं। जब मार्केट में डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आरबीआई अपने रिजर्व से डॉलर बेच सकता है। इससे मार्केट में डॉलर सप्लाई बढ़ती है और रुपी को सपोर्ट मिलता है। लेकिन आरबीआई हर दिन और हमेशा रुपी को बचाता नहीं रहता, क्योंकि रिजर्व अनलिमिटेड नहीं होते। आरबीआई का गोल यूजली रुपी को एक फिक्स वैल्यू पर रखना नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा गिरावट या बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने में होता है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? लॉन्ग टर्म में रुपी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट काफ़ी नहीं होती। कंट्री को एक्सपोर्ट्स बढ़ाने होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव करनी होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी होती है, ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करनी होती है। इसीलिए इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस कर रहा है। गोल ये है कि फ्यूचर में कम डॉलर बाहर जाएं। इसके बाद आगे क्या हो सकता है? रुपी का फ्यूचर किस चीज़ों पर डिपेंड करेगा? ऑयल प्राइस, यूएस इकोनॉमी, ग्लोबल वॉर और टेररिज्म, इंडियन ग्रोथ रेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यही रुपी की कहानी सिर्फ दिल्ली या मुंबई में डिसाइड नहीं होती। कभी कभी वॉशिंगटन, मिडिल ईस्ट में होने वाली इवेंट्स भी उसका फ्यूचर तय करते हैं। सबसे बड़ी बात, अक्सर लोग सोचते हैं कि रुपी गिर रहा है मतलब इकोनॉमी खराब है, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। कभी कभी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स की करेंसी भी प्रेशर में आ जाती है अगर ग्लोबल कंडीशन खराब हो तो। इसलिए इकोनॉमिस्ट सिर्फ रुपी को नहीं देखते, वो जॉब्स, इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट्स, ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट सबको साथ में देखते हैं। उसके बाद तय किया जाता है कि रुपी गिर रहा है या नहीं। रुपी की वैल्यू सिर्फ करेंसी की कहानी नहीं, ये पेट्रोल के बिल से लेकर ग्रोसरी के खर्चे तक और इंडिया की इकोनॉमी से लेकर ग्लोबल पॉलिटिक्स तक की कहानी है। और इसीलिए जब रुपी गिरता है तो उसकी गूंज आम आदमी की जेब तक पहुंचती है। नेक्स्ट स्टोरी के लिए कनेक्ट रहें। थैंक यू।